गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है वर्ल्ड टीबी डे। तो आपको पता है कि ये टॉपिक आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड टीबी डे जो है 24 मार्च को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है ना 1882 में डॉक्टर रॉबर्ट कॉच जो हैं उन्होंने उस बैक्टीरिया को डिस्कवर किया था जिससे जो है टीबी होता है। इस साल का थीम यस वी कैन एंड टीबी है, और पीएम मोदी ने इस बार वन वर्ल्ड टीबी समिट को एड्रेस किया है। ये वन वर्ल्ड टीबी समिट वाराणसी में जो है वो ऑर्गेनाइज की गई मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर और स्टॉप टीबी पार्टनरशिप द्वारा। स्टॉप टीबी पार्टनरशिप एक यूनाइटेड नेशंस होस्टेड ऑर्गेनाइजेशन है जो कि उन लोगों की वॉइसेस जो हैं वो एम्पलीफाई करती हैं जो कि अफेक्टेड बाय टीबी हैं। ट्यूबरकुलोसिस एक बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, ठीक है। माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया से होता है। अगर राइट एंटीबायोटिक्स मिले तो इसको ट्रीट भी किया जा सकता है। अब इंडिया में इसलिए बहुत बहुत ज़रूरी है क्योंकि इंडिया में 28% ऑफ ऑल द वर्ल्ड केसेस जो हैं वो आते हैं। और कुछ हमने 2021 में डिक्लाइन देखने को ज़रूर मिला है, जबकि कोविड के टाइम पर ये केसेस बढ़ रहे थे टीबी के। लेकिन 2021 में हमें डिक्लाइन देखने को मिला, और होपफुली हम अपना जो है टीबी एलिमिनेशन टारगेट अचीव कर लेंगे। हमने टारगेट रखा है कि जो है 2025 तक इंडिया जो है वो एलिमिनेट करना चाहता है ट्यूबरकुलोसिस को। ऑफ कोर्स इसका मतलब ये नहीं कि हम ज़ीरो केसेस लाना चाहते हैं। हम जो है WHO का जो टारगेट है एंड टीबी स्ट्रेटजी उसको अपने जो है वो अचीव करना चाहते हैं। अब इसमें क्या है, इंडिया क्या कह रहा है कि इंडिया 44 न्यू टीबी केसेस पर लाख पॉपुलेशन चाहता है। 65 टोटल केसेस पर आई एम सॉरी 44 न्यू के टीबी केसेस रिपोर्ट करना चाहता है पर लाख पॉपुलेशन। 65 टोटल केसेस पर लाख पॉपुलेशन चाहता है 2025 तक। मॉर्टेलिटी रेट जो है वो 3 डेथ्स पर लाख पॉपुलेशन बाय टीबी फ्रॉम टीबी चाहता है 2025 तक। और कैटास्ट्रॉफिक जो कॉस्ट होती है फैमिली के लिए वो ज़ीरो चाहता है टीबी की वजह से। अब ये गोल्स WHO की एंड टीबी स्ट्रेटजी में जो है वो मेंशन किए हुए हैं, इसीलिए इंडिया ने इसको टारगेट रखा है। अब इंडिया कर क्या रहा है इस टारगेट को अचीव करने के लिए। एक्टिवली केसेस जो है वो वनरेबल और कोर मॉर्बिड पॉपुलेशन में जो है वो हम देख रहे हैं। स्क्रीनिंग की जा रही है हेल्थ और वेलनेस सेंटर्स की। प्राइवेट सेक्टर को जो है वो हर टीबी केस को नोटिफाई करने के लिए कहा गया है। निक्षय पोर्टल जो है हमने लॉन्च की है जिससे कि नोटिफाइड टीबी केसेस को जो है हम ट्रैक कर सकें। फिर मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक टेस्ट हम इसके जो है वो ठीक से कर रहे हैं ताकि जो है लोगों को ये टेस्ट अवेलेबल किए जा सके। फिर ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट, अब ये होता क्या है, जैसे कई बार क्या होता है कि समझ लो आपको कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन होती है, तो आप डॉक्टर के पास जाते हो, डॉक्टर आपको एक जनरल सी जो है एंटीबायोटिक लिख देता है। लेकिन क्योंकि आपकी बॉडी में कोई एक पर्टिकुलर स्ट्रेन ऑफ बैक्टीरिया होता है जो कि शायद उस पर्टिकुलर ड्रग से काम ना करे, या फिर वो सब उसको ससेप्टेबल ना हो। ससेप्टेबल मतलब वो काम ही ना करता हो उस वो पर्टिकुलर एंटीबायोटिक उसके ऊपर, ठीक है। इसीलिए पहले जो है, अब हम यूनिवर्सल जब हम ड्रग ससेप्टेबिलिटी टेस्ट करेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ कि पहले हम आपकी बॉडी में देखेंगे कि आपको किस पर्टिकुलर बैक्टीरिया की वजह से, कौन से स्ट्रेन ऑफ दिस माइकोबैक्टीरियम की वजह से जो है आपको टीबी हुआ है। फिर उस पर्टिकुलर जो है बैक्टीरिया के हिसाब से ही आपको एंटीबायोटिक दी जाएगी। वरना तो क्या होगा, आपको नॉर्मल एंटीबायोटिक देते रहेंगे तो ऑफ कोर्स वो काम नहीं करने वाली और वो आपकी बॉडी को नुकसान ही करेगी, ठीक है। तो निक्षय मित्र भी जो है वो कम्युनिटी एंगेजमेंट के लिए जो है वो लॉन्च किए गए हैं, जिसमें कि टीबी पेशेंट्स को अडॉप्ट किया जाता है और उनको मंथली न्यूट्रिशनल सपोर्ट्स देते हैं ये। अब क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं देखने को मिली है। बेडाक्विलिन और डेलामेनेट, ये आपके टीबी के ड्रग्स हैं। ये मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी को जो है के पेशेंट्स जो हैं उनको दी जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो है हमने नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में भी इनको डाला है, क्योंकि इसका जो एज़ कम्पेयर टू जो नॉर्मल आपका टीबी का जो रेजिमेंट होता है 6 महीने का, ये 3 से 4 महीने का कोर्स होता है एंटी ट्यूबुलर ड्रग्स का, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स। ये टॉपिक आपके गवर्नेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, इकोनॉमी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन पेटेंट ऑफिस ने यूएस फार्मास्यूटिकल कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन के अटैम्प्ट को टू एवरग्रीन बेडाक्विलिन का पेटेंट उसको हमने रिजेक्ट कर दिया है, क्योंकि वो चाहते थे कि कुछ एक सॉल्ट में थोड़ा सा चेंज करके अपने ड्रग को की मोनोपोली को एक्सटेंड कर लें, ठीक है। तो अब ड्रग जो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर्स हैं, ल्यूपिन और मैक्लॉइड्स, इनके पास ये जो है एक तरह से पावर आ जाएगी कि वो अब इसके जेनरिक ड्रग्स बना सकें बेडाक्विलिन टैबलेट्स के, जो कि अभी बहुत महंगा है, लगभग $400 पर 6 मंथ कोर्स है। तो बेडाक्विलिन एक क्रूशियल ड्रग है जो कि मल्टी ड्रग रेसिस्टेंट टीबी पेशेंट्स के जो है ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है, जिन पे फर्स्ट लाइन ड्रग ट्रीटमेंट जो है वो काम करना बंद कर चुकी है,
ठीक है। लगभग 55,000 जो है पेशेंट्स जो हैं वो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी जो है वो डेवलप कर चुके हैं, और उनको बेडाक्विलिन की वजह से जो है वो बेनिफिट मिल सकता है। ठीक है। सो ऑफ कोर्स ये 2019 का आंकड़ा है कि ये 55,000 जो पेशेंट्स थे, अगर उनको बेडाक्विलिन दी जाती 2019 में, तो वो इससे बेनिफिट हो सकते थे। अब सिंस 2007 जो जॉनसन एंड जॉनसन कंपनी है वो एवरग्रीनिंग करवाई जा रही है इस पर्टिकुलर ड्रग की। एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है? एवरग्रीनिंग का मतलब क्या होता है कि आपके पास एक ड्रग का पेटेंट है, लेकिन जब वो पेटेंट एक्सपायर होने लगता है, तब आप क्या करते हो, एक छोटा सा सॉल्ट का उसमें चेंज कर देते हो और आप कहते हो फिर दोबारा से उसको पेटेंट करवा लेते हो। ठीक है। तो ये चीज़ को रोकने के लिए अब आप अगर ऐसा कोई सॉल्ट जो ऑलरेडी मोर देन 3 डेकेड्स है, जैसे नोन है सॉल्ट, आप उसका चेंज कर देते हो उस ड्रग में और कहते हो कि नहीं अब तो ये पूरा न्यू ड्रग हो गया, इसका न्यू पेटेंट पेटेंट चाहिए हमें, उसको रोकने के लिए सेक्शन 3D ऑफ पेटेंट्स एक्ट जो है वो आपका इंटरवेन करता है, और उसमें जो है वो आपको एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स को रोकता है। अब एवरग्रीनिंग ऑफ पेटेंट्स क्या होती है? ऑफ कोर्स छोटा सा ट्वीक करना चेंज कर देना ड्रग में, और पेटेंट के टर्म्स को एक्सटेंड करवाने की कोशिश करना। तो इंडियन पेटेंट एक्ट 1970 जो है वो सेक्शन 3D 53(4) 107A इन सब जो है प्रोविजंस के थ्रू मिस्चीवियस प्रैक्टिस जो है फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ की एवरग्रीन करवाने की अपने पेटेंट्स को रोकता है। इससे क्या होता है कि जब एवरग्रीनिंग को आप रोक लेते हो, अदरवाइज़ जो है आपके ये एक्सपेंसिव ड्रग्स जो है मार्केट में आएगा। जब आप एवरग्रीनिंग को रोक देते हो तो आप जेनरिक ड्रग्स को जो है मार्केट को एड करते हो, और उससे मिलियंस ऑफ जो है लोग हैं उनको जो है ड्रग्स सस्ते रेट पर जो है ये आपके जेनरिक ड्रग्स सस्ते रेट पर मिलने लगते हैं। ठीक है। तो आप उनको बेनिफिट दे देते हो इस चीज़ का। अब जो एवरग्रीनिंग है वो अभी भी फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं वो करवाती रहती हैं, क्योंकि हमने देखा है कि वो ऑफ कोर्स अपना पेटेंट को की मोनोपोली को छोड़ना नहीं चाहती। ठीक है। अब पेटेंट मोनोपोली या एवरग्रीनिंग ग्रांट कैसे की जाती है? तो क्यों की जाती है? तो इकोनॉमिक एजम्पशन ये है कि पेटेंट बार्गेन का जो है ट्रिकल डाउन इफेक्ट होगा जनरल पॉपुलेशन पर। ठीक है। मतलब कि अगर आप जो कंपनीज़ का क्या कहना है कि अगर आप हमें पेटेंट दोगे तभी तो हम आगे रिसर्च करेंगे, अगर आप हमें पेटेंट ही नहीं दोगे तो हमारे पास कोई इंसेंटिव नहीं रहेगा कि हम आगे रिसर्च करें। फिर तो सभी सिर्फ वरना यही वेट करते रहेंगे कि कोई और रिसर्च करेगा और हम उसका बस जेनरिक मेडिसिन बना देंगे। ठीक है। तो पेटेंट मोनोपोलीज जो हैं, लेकिन वो एक अगर आम पब्लिक को लंबे टर्म के लिए जो है नुकसान देने लगे, बहुत ज़्यादा एक्सट्रैक्ट करने लगे सोसाइटी में से दैन परमिटेड, तब जो है ये पेटेंट जो है या एवरग्रीन जिसको आप कह सकते हो, ये सोसाइटी को हार्मफुल होती है। तो इसीलिए जो है इसको रोकना उस टाइम पर ज़रूरी हो जाता है। पेटेंट देना ज़रूर, पेटेंट किसी दवाई का पेटेंट करवाना जो है वो सही है शरीर आप आई एम सॉरी, वो सही है आपके इकोनॉमी के लिए, क्योंकि अदरवाइज़ तो आपकी कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी रिसर्च ही नहीं करेगी। लेकिन उसको बार बार छोटे छोटे चेंज करके एक्सटेंड करवाते रहना, और अपनी जो है मार्केट जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट कमाना उससे उससे सोसाइटी को नुकसान हो जाता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने 2013 में नोवार्टिस जजमेंट में यही कहा था कि लेजिस्लेटिव इंटेंट जो है जो इस पर्टिकुलर कंपनी का वो ये है कि वो अपनी अ, एक तरह से पेटेंट को एक्सटेंड करवाता रहे, रादर दैन कोई उसकी ड्रग की थेरेपेटिक एफिकेसी को नहीं बढ़ा रहे हैं वो, बस वो उसमें चेंज इसलिए लेके आए हैं कि अपने पेटेंट को वो आगे बढ़ाते रहें। ठीक है। तो इसीलिए जो है अ, उससे क्या होता है कि जब आप बार बार पेटेंट कराते रहते हो तो जेनरिक वर्जन्स जो है वो उसके बहुत लेट आ पाते हैं मार्केट में, उससे जो है अवेलेबिलिटी ऑफ अफोर्डेबल मेडिसिन जो है वो सफ़र होती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं साउथ अटलांटिक एनॉमली। आपके साइंस एंड टेक के लिए बड़ा टॉपिक इंपॉर्टेंट है। नासा एक स्ट्रेंज एनॉमली को ऑब्जर्व कर रहा है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में, जिसको साउथ अटलांटिक एनॉमली कहते हैं। ये एक रीजन है एट अर्थ सरफेस जहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड जो है वो पर्टिकुलरली लो होती है। अब ये कौन सा एरिया है अर्थ पे? साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका के बीच में जो अटलांटिक ओशन का एरिया है वहाँ पर ये जो है एरिया बनता है। अब ये क्यों होता है? अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो प्रोटेक्टिव शील्ड की तरह काम करता है। अर्थ की जो वैन एलन रेडिएशंस हैं, अब जो रेडिएशन बेल्ट है, अर्थ के ना ऊपर ऊपर दो तरह की बेल्ट्स बनी हुई हैं, मतलब मैग्नेटिक बेल्ट्स। ठीक है। उससे क्या होता है कि ये जो आउटर बेल्ट है उस वो बेल्ट है जो मैग्नेटिक फील्ड के स्ट्रेच होने की वजह से जो सन की जो आपके पार्टिकल्स हैं वो आकर वहाँ पर टिक गए हैं, और वो फर्दर पार्टिकल्स को अर्थ के पास आने से रोकते हैं।
जो इनर बेल्ट है वो ऑफ कोर्स इंटरेक्शन बिटवीन जो एक्सटर्नल जो आपकी जो एक्सटर्नल कॉस्मिक रेज हैं उनका और जो अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके वजह से वो इंटरनल बेल्ट जो है वो बनी हुई है। अब होता क्या है कि जो ये वाला रीजन है साउथ एटलांटिक एनोमली, इस रीजन के बिल्कुल पास आकर ये इनर वैलन रेडिएशन बेल्ट बनता है। जब ये इतनी पास आकर बनता है ये बेल्ट, मतलब यहाँ पर बहुत से चार्ज्ड पार्टिकल्स हैं, इतने ज़्यादा जोन ऑफ चार्ज्ड पार्टिकल्स होने की वजह से यहाँ पर जो भी समझ लो जैसे कोई एयरप्लेन जा रहा है या कोई आपका जो है शिप्स की पोजीशनिंग सिस्टम्स है वो काम करना बंद कर देंगी। ठीक है, तो उसी के लिए जो है इस एरिया में ये साउथ एटलांटिक एनॉमली होती है और यहाँ पर एयरप्लेन्स और शिप्स की पोजीशनिंग सिस्टम्स जो है वो उनमें प्रॉब्लम आती है। ठीक है, तो ये वैन एलन रेडिएशन बेल्ट यही होती हैं। जो एक्सटर्नल वाली है हमारी बेल्ट, उसमें तो ऑफ कोर्स वही है कि जो आउटर बेल्ट में जो है जो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल्स सन से ओरिजिनेट हुए हैं वो आकर वहाँ पर टिक गए हैं। जो इनर बेल्ट है वहाँ पर वो कॉस्मिक रेज जो हैं वो आई हैं और जो कि अर्थ के एटमॉस्फेयर के साथ रिएक्ट कर रही हैं या इंटरेक्ट कर रही हैं और वो वहाँ पर आके पार्टिकल्स जम गए हैं या रुक गए हैं। लेकिन जो ये इनर बेल्ट वाला रीजन है ये साउथ अमेरिका और साउथ वेस्ट अफ्रीका के बीच का जो पार्ट है वहाँ पर बहुत ही क्लोज है एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं पेंसिल पोर्टल। सोशल इश्यूज़ के टॉपिक इंपॉर्टेंट है। मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट ने रिसेंटली पेंसिल पोर्टल के बारे में और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के बारे में जो है राज्यसभा को बताया है। पेंसिल पोर्टल का ओरिजिनल नेम है प्लेटफॉर्म फॉर इफेक्टिव एनफोर्समेंट फॉर नो चाइल्ड लेबर। ये एक सेपरेट ऑनलाइन पोर्टल बनाया गया है ताकि चाइल्ड लेबर एक्ट और नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट के जो है प्रोविजंस को स्मूथली इम्प्लीमेंट किया जा सके। अब इसमें होता क्या है कि आप जो है ये सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, डिस्ट्रिक्ट्स, जनरल पब्लिक कनेक्टेड हैं इसमें इस पोर्टल के थ्रू, और आप कोई कंप्लेंट कर सकते हो, कोई भी इसमें कंप्लेंट कर सकता है। और वो कंप्लेंट अगर चाइल्ड लेबर की कंप्लेंट जो है वो कंसर्न नोडल ऑफिसर को ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र कर दी जाती है और वो एक्शन उस पर ले लेते हैं। ठीक है, अब इसी पोर्टल में चाइल्ड ट्रैकिंग सिस्टम, कंप्लेंट कॉर्नर, स्टेट गवर्नमेंट्स, नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट और जो भी हैं उन सबको कनेक्ट किया हुआ है। नेशनल चाइल्ड लेबर प्रोजेक्ट क्या है? एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। इस स्कीम के अंदर फंड्स जो हैं वो डायरेक्टली डिस्ट्रिक्ट प्रोजेक्ट सोसाइटीज़ जो कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट हेड करते हैं उनको दिए जाते हैं ताकि चाइल्ड लेबर से जो पीड़ित बच्चे हैं उनको रिहेबिलिटेट किया जा सके। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं गंधमर्दन हिल्स। तो ये टॉपिक आपके एनवायरनमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो स्टेट गवर्नमेंट जो है उड़ीसा की, उन्होंने गंधमर्दन हिल जो रेंज है बारगढ़ और बलंगी डिस्ट्रिक्ट ऑफ उड़ीसा को बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट जो है डिक्लेयर कर दिया है। तो जो गंधमर्दन हिल्स हैं ये जो आपके रिच इन फ्लोरल एंड फॉनल डाइवर्सिटी हैं, सोशो इकोनॉमिकली, इकोलॉजिकली, बायोलॉजिकली ये सिग्निफिकेंट हैं। ये मेडिसिनल प्लांट्स यहाँ पर जो है आपको देखने को मिल जाते हैं बहुत अच्छे, जो कि आयुर्वेदा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नृसिंहनाथ टेम्पल, हरिशंकर टेम्पल यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। ह्यूनसैंग ने जो है इसको एक बुद्धिस्ट हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया था अपने क्रॉनिकल्स में। अब बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट्स क्या होती हैं? एज पर सेक्शन 37 सब सेक्शन 1 ऑफ बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी एक्ट, स्टेट गवर्नमेंट उन एरियाज़ को टाइम टू टाइम जो है वो बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर सकती है जो कि बायोडाइवर्सिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये वेल डिफाइंड एरियाज़ होते हैं जिसको स्टेट डिक्लेयर करती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सीखो और कमाओ। ये भी आपका सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स ने बताया है सीखो और कमाओ स्कीम जो है वो गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट कर रही है। ये स्कीम बेसिकली एक स्किल डेवलपमेंट स्कीम है यूथ के लिए 14 से 35 साल की एज के ग्रुप के, और इसमें एम्प्लॉयमेंट और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो प्रोवाइड की जाती हैं। एग्जिस्टिंग वर्कर्स की एम्प्लॉयबिलिटी को भी एनहेंस किया जाता है, स्कूल ड्रॉप आउट्स को भी जो है ट्रेनिंग दी जाती है। इस स्कीम का मोटिव ये है कि लगभग 75% जो है जो आपके इसमें यूथ जो है आपका एनरोल होगा उसकी प्लेसमेंट हो सके, और 50% की तो कम से कम ऑर्गेनाइज सेक्टर में होनी चाहिए। जो लोग सेल्फ एम्प्लॉयमेंट के लिए इंटरेस्टेड हैं उनको इजी माइक्रो फाइनेंस लोन्स भी दिलवाए जाते हैं, और प्लेसमेंट के जो है असिस्टेंस ऑफ 2000 रुपीज़ पर मंथ फॉर नेक्स्ट 2 मंथ्स जो है वो ट्रेनिंग के दी जाती है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम। एनवायरनमेंट और इकोनॉमी दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग्स एंड वाटरवेज ने कहा है कि वो ग्रीन
टग ट्रांजिशन प्रोग्राम लॉन्च कर रहे हैं। तो पहले तो आपको पता होना चाहिए ट्रग्स क्या होते हैं। टग्स जो हैं वो मरीन वेसल्स होते हैं जो आपके शिप्स को खींच कर लेके जाते हैं इधर से उधर, ठीक है। तो बेसिकली जो आपके समझ लो, आपको शिप्स को जो है वो इधर से उधर लेकर जाने के लिए, अगर शिप ख़राब हो जाए या शिप को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाने के लिए जो वेसल्स होते हैं, मरीन वेसल्स, उनको हम टग्स कहते हैं, ठीक है। टग बोट्स कहते हैं उनको। तो अब ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम क्या कह रहा है कि हम जो हम टग्स चला रहे हैं उनको हम ग्रीन बनाएंगे बाय इन ऑल मेजर पोर्ट्स बाय 2025। हम इंडिया में ग्लोबल हब फॉर ग्रीन शिपिंग लेकर आएंगे बाय 2030। क्योंकि होगा क्या कि जो ये ग्रीन टग्स होंगे ये ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम से चलेंगे। लगभग हम 50% ऑफ ऑल टग्स जो हैं वो कन्वर्ट करना चाहते हैं इनटू ग्रीन टग्स बाय 2030। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं कैंपा, जो कि आपका कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन से रिलेटेड टॉपिक है, एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक है। तो आईपीसीसी की सिंथेसिस रिपोर्ट आई है, 6 असेसमेंट रिपोर्ट। इसमें जो है कुछ समराइज़ किया गया है। जैसे आपको बेसिक हमने इसमें कवर कर ही लिया है ऑलरेडी, आपको फिर भी एक आउटलाइन दे देते हैं कि ग्लोबल सी सर्फेस टेम्परेचर जो है वो 0.9 डिग्री सेल्सियस, रादर 1.09 डिग्री सेल्सियस होगा। हायर था 2011 और 20 के बीच में, अगर हम उसको 1850 और 1900 से जो है कंपेयर करें। मीथेन और नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो हायर रहे हैं दैट एंड देन एनी टाइम इन हिस्ट्री, इन 8 लाख ईयर्स ऑफ हिस्ट्री। ग्लोबल मीन सी लेवल जो है वो लगभग 0.20 मीटर जो है वो राइज हुआ है पिछले जो है 118 सालों में। एग्रीकल्चर प्रोडक्टिविटी भी जो है इंक्रीज़ हुई है। क्लाइमेट चेंज जो है लेकिन उसको उस ग्रोथ को स्लो कर रहा है। फिर ग्लोबल वार्मिंग जो है वो जो है आपका 1.5 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है वो ब्रीच करने वाली है। और हर साल जो वंस इन 100 ईयर्स जो एक्सट्रीम सी लेवल इवेंट्स होती थी, अब कहा जा रहा है कि वो हर साल आने वाली हैं। और हीट वेव्स और ड्रॉट जो है वो बहुत फ्रीक्वेंट बनने वाली हैं। तो इस सब से डील करने के लिए क्लाइमेट चेंज अडेप्टेशन की ज़रूरत है। तो ये तो आपके सिंथेसिस रिपोर्ट के कुछ हाइलाइट्स हुई। लेकिन इसका इम्पैक्ट इंडिया के कंपनसेटरी ईफॉरेस्टेशन पॉलिसी पर क्या होगा ये भी देख लेते हैं। तो कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी 2016 में हमने बनाई थी। 2000 में हमने बनाई थी, लेकिन 2016 में इसको एक्ट बनाकर एक हमने अमेंडमेंट किया था ताकि हम कंट्री लेवल पर जो है एफॉरेस्टेशन और रीजनरेशन एक्टिविटीज़ कर सकें। तब क्या, अब इसका मीनिंग क्या है कि आप कहीं पर अगर आपने कोई फॉरेस्ट लैंड को नॉन फॉरेस्ट यूज़ के लिए जो है वो डाइवर्ट कर लिया है, तो आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि आप कहीं पर और पर जाकर एफॉरेस्टेशन करो ताकि आप उस एक तरह से नेट ज़ीरो इफेक्ट कर दो उसका, ठीक है। लेकिन आईपीसीसी की लेटेस्ट सिंथेसिस रिपोर्ट क्या कह रही है कि अगर आपने एक बार किसी फॉरेस्ट लैंड को डाइवर्ट कर दिया तो वो लैंड जो है अपनी हिस्टोरिकल इकोसिस्टम सर्विसेज जो है वो नहीं दे पाएगा। तो आप एक तरह से कंपनसेट रिफॉरेस्टेशन कर भी रहे हो तो भी उसका कोई फ़ायदा नहीं है। आप जो है उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम को अगर आपने डिस्टर्ब कर दिया तो वो ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी एज़ कम्पेयर टू आप जितना मर्जी उसके बाद एफॉरेस्टेशन करते रहो, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज कोंकण 2023। सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ये कोंकण एक्सरसाइज इंडियन नेवी और यूके रॉयल नेवी के बीच में होती है। एनुअल बायलैटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ठीक है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं एक्सरसाइज वायु प्रहार। ये भी सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। इंडियन आर्मी और इंडियन एयरफोर्स के बीच में ये एक्सरसाइज होती है। जॉइंट एक्सरसाइज मल्टी डोमेन एयर लैंड एक्सरसाइज है और ईस्टर्न थिएटर में इसको हमने इस बार होस्ट किया है। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं अरुद्र रडार। ये भी सिक्योरिटी के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। डिफेंस मिनिस्ट्री ने रिसेंटली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के साथ अरुद्र रडार परचेज़ करने का। ये मीडियम पावर रडार है जिसको डीआरडीओ ने तो डेवलप किया है लेकिन मैन्युफैक्चरिंग इसकी बेल कर रहा है। 4D मल्टी फंक्शन ये जो है वो जो है आपका रडार दे सकता है। इलेक्ट्रॉनिक से स्टेयरिंग इसका है, इसमें है। और एजिमुथ क्या होता है? एंगुलर पोजीशन फ्रॉम अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। ये एजिमुथ और इसका जो एलिवेशन है वो दोनों ही जो है आपके सर्वेलेंस डिटेक्शन और ट्रैकिंग ऑफ एरियल टारगेट्स के लिए बहुत ही अच्छे से काम कर रहे हैं। और इसमें हाई रिसीवर सेंसिटिविटी है। रडार को जो है लो ऑब्जर्वेबल टारगेट्स को भी लॉन्ग रेंज में डिटेक्ट करने में जो हेल्प करते हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं सागर मंथन डैशबोर्ड। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ फॉर पोर्ट्स जो है उन्होंने सागर मंथन डैशबोर्ड जो है वो लॉन्च किया है। अब इसमें रियल टाइम परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग की जाएगी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज के सारे प्रोजेक्ट्स की। ये एक इंटीग्रेटेड डेटा बनाकर देगा और इसमें
data visualization, real-time monitoring, improved communication, data driven डिसीजन मेकिंग, अकाउंटेबिलिटी को इंक्रीज करना, ये सारे इसके फीचर्स होंगे. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is World TB Day. This topic is important for your social issues. So World TB Day has been was recently celebrated on 24th March. This day is celebrated since 1882 when Dr. Robert Koch announced that he has discovered the bacterium which causes TB, that is the Mycobacterium tuberculosis. And this year the theme is yes, we can end TB. And on this very day, PM Modi addressed the One World TB Summit in Varanasi, which was hosted by Rudraksh Convention Center. And this was organized in partnership with Ministry of Health and Family Welfare and the Stop TB Partnership. So Stop TB Partnership, it is the United Nations hosted organization which amplifies the voices of people, communities and countries which are affected by TB, and it was founded in 2001. What is tuberculosis? It's a bacterial infection which is caused by Mycobacterium tuberculosis bacteria, which is responsible for TB. And if we have right antibiotics, we of course can treat it. So India has 28% of all TB cases in the world, but there has been a good news that we have seen a decline in number of cases in 2021. So what is the target of India? So India wants to eliminate tuberculosis by the year 2025. So for that we have a national strategic plan of 2017 to 2025, in which we want a reporting of no more than 44 new cases or 65 total cases per lakh population by 2025. So program wants to reduce mortality to 3 deaths per lakh population by 2025. So you may be wondering, then what is the meaning of elimination of tuberculosis? Of course, these goals are in line with WHO's and TB strategy, which does not mean that we want to eliminate every case of TB, but we want to reduce it to so low level that it would be virtually eliminated within a few next years. So, what steps are being taken by the Indian government to achieve this target? We are looking for cases actively and vulnerable and comorbid populations. We are screening for health and wellness centers. We are also calling private sector to notify all TB cases. We have also launched this Nikshay portal so that we can track the notified TB cases and improve the more accurate molecular diagnostic test to people. We also have implemented a universal drug susceptibility test, which means that generally when you go for a with a report that you have TB, then what the doctor does is that it gives you a normal antibiotic, which is a universal antibiotic. So it does more harm to you than good. So instead of that, the drug susceptibility test would be undertaken, and it would be identified that which strain of this mycobacterium has caused this infection to you, and based upon that the particular antibiotic would be given to you. And uh, it has been made now mandatory for all new diagnosed cases. So Nikshay Mitras can now adopt TB patients and provide them with monthly nutritional support. So what are the improvements in treatment protocols? Now new drugs have been made available, bedaquiline and delaminate, which are basically used for treatment of drug resistant TB. They have now been included in government's basket of drugs which are provided free to the TB patients. These drugs have also been added to the new national list of essential medicines, of course, which reduces their market price as well and controls their market price as well. So now these drugs and even new drugs are being researched so that we can shorten the anti-tubercular course, of which generally currently prevails at about 6 months. We want to shorten that regimen to about 3 to 4 months or even lower. So the next topic is evergreening of patents. This topic is important for your economy section and governance both. Indian Patent Office has rejected US pharmaceutical giant Johnson and Johnson's attempt to extend its monopoly over bedaquiline in India beyond its original July 2023 mandate. So now this will pave the way for generic drug manufacturers to so that they can produce bedaquiline tablets and ensure cheaper price. So bedaquiline is the crucial drug for multi-drug resistant TB patients, and it is given to those patients who in which the first line drug treatment
has stopped working. So if we had this bedaquiline affordable in 2019, we could have saved about 55,000 patients from it. So what is happening here is that since 2007, Johnson and Johnson is indulging in evergreening. So evergreening means that you have a particular patent on a product. What you do is, once the term limit for that patent is near to its expiry, you do a certain tweak in that particular drug and change, let's say, one or two salts in it and present it as a new drug, and then you apply for a further patent. So that's what we call evergreening, that whenever there is the time for expiry of a patent is arriving, you are making certain uh, illogical tweaks to that drug, but just so that you can extend the monopoly over that drug production. So section 3D of Patents Act deals with this, and it has disallowed the Johnson and Johnson company from evergreening the patents on bedaquiline. Okay, so what is evergreening? So that's what I've explained to you. It's a practice of tweaking drugs in order to extend their patent term. So Indian Patents Act does not allow it, and it prevents the mischievous practice of evergreening through sections 3D, 53(4), 107A, and this helps to people who cannot afford the expensive modified drugs. Okay, so why is patent monopoly or evergreening generally granted? So patent monopoly is important because otherwise no pharmaceutical company would be incentivized to do research. If you are just going to uh, uh, end the patent of every pharmaceutical company, then every company would wait that let others research. We would just make the generic drug available whenever the research would be completed by that particular company. So that's why it's an economic incentive that you do that you give to pharmaceutical companies so that they can research and identify new drugs or new treatments for the diseases. So that's why. But of course, patent bargain becomes a Faustian bargain. Faustian bargain means that a person abandons his or her moral principles to obtain benefits when you start evergreening it. So you are extracting more from the society than permitted. That's why the evergreening of patent, the breaking the evergreening of this patent becomes necessary. So Supreme Court in Novartis case of 2013 has held that the particular company was just making the tweaks to extend the patent, and not it was not these tweaks were not meant to enhance the drug's efficacy. So this case has been a particularly good case in this fight against evergreening of patents. So the next topic is South Atlantic anomaly. This topic is important for your science and tech section. NASA is actively monitoring a strange anomaly on Earth's magnetic field near the South Atlantic uh, Ocean. So this is a region between South America and Southwest Africa where intensity of magnetic field is particularly low. Why it occurs? Let's see what happens here. Is there are two radiation belts which are basically the magnetic belts of the Earth. There is one outer belt and there is another inner belt. So we call them Van Allen radiation belts. So what happens here is that Earth's magnetic field is acting like a protective shield around the Earth. It is repelling and trapping charged particles from the sun. So the at the outer belt, the particles that are arriving from the sun, the charged particles, they get trapped and they form this entire belt around the Earth, which we call the outer belt. The inner belt is the maximum area or the maximum area from the surface of Earth where the charged particles have arrived and they have started interacting with the Earth's atmosphere and they have trapped themselves. So basically there are two kind of belts. There is, like, this is the Earth, there is one outer belt, and the minimum that is possible around the Earth is the inner belt. Okay, so this area, this South Atlantic anomaly, is the place where this belt is closest to the Earth's surface. So that's why whenever airplanes and ships positioning systems they cross this area of South Atlantic, they suffer severe problems in their electronic systems. So that's what we call South Atlantic anomaly. Okay, so Van Allen radiation belts, they are two types of belts: outer belt, which is made up of billions of high energy particles which have originated from sun, and inner belt is formed after the interactions of cosmic rays from Earth's
atmosphere. So the next topic is pencil portal. This topic is important for your social issues. So recently, Minister of State for Labor and Employment has informed Rajya Sabha about the pencil portal and this and how they are implementing the National Child Labor Project scheme. So what is the pencil portal? So its full name is Platform for Effective Enforcement for No Child Labor. It's a separate online portal. Pencil portal is a separate online portal, and it aims to ensure effective enforcement of provisions of Child Labor Act and also the National Child Labor Project. So this portal connects the central government to state governments, districts, all project societies, and even the general public. So this also provides online complaints, which where anyone can basically complain on pencil portal, and the complaint gets assigned to the concerned nodal officer automatically for necessary action. So then, what is National Child Labor Project? It is a central sector scheme, and under which the funds are provided directly to the district project societies, which are headed by the district magistrate, so that we can rehabilitate the victims of child labor. So the next topic is Gandhimardhan Hills. This topic is important for your environment section. So recently, state government of Odisha has declared that Gandhimardhan Hills range in the Bargarh and Balangir district of Odisha will be declared as biodiversity heritage site. So these sites are basically rich in floral and faunal diversity. They have a diverse socio-economic, ecological, and biological significance. And these hills consist of medicinal plants which are considered very important for Ayurveda. So they have two historical temples here, or historical monuments here, Nrsimhanath temple and the Harishankar temple. Hyun Sang described this hill as a Buddhist heritage site in his chronicles. So, what are the biodiversity heritage sites? So, these are well defined areas which are unique, and they have a high diversity of wild and domesticated species. So, any state government is empowered under Section 37(1) of Biological Diversity Act to declare these areas of biodiversity importance under the Act. So the next topic is Seekho or Kamau scheme. This topic is again important for your social issues. Recently, Union Minister for Monetary Affairs has informed the Lok Sabha about this particular scheme, which is a skill development scheme for the youth of 14 between 14 to 35 years of age group. The aim is to provide them employment and employment opportunities by improving their employability. And The scheme also aims to ensure 75% of placement of these enrolled people or enrolled youth, and out of which 50% should be in the organized sector. So candidates who want to uh, go for self-employment, they are arranged with easy microfinance loans or options, so that they can pursue their business career. So post placement support of 2000 per month rupees is given for 2 months, so that it is a placement assistance for the placed trainees. So the next topic is Green Tug Transition Program. This topic is again important for our economy and environment topics both. Recently, Union Minister for Ports and Shipping and Waterways has launched this initiative, in which we want to make our tugboats. What are tugboats? So these are marine vessels which maneuver ships by pushing and pulling them on and using the tow lines around the ports. So we want to make our tugs green. So the target is to have at least 50% of all tugs to green tugs by 2030. So they will be powered by green hybrid propulsion systems, and we want to present India as a global hub for green shipping by 2030. So the next topic is CAMPA. This topic is important for environment section. So IPCC synthesis report has recently been published, and it is basically raising questions about India's CAMPA program. CAMPA is compensatory in afforestation. So before that, we have to see what are the basic highlights of this synthesis report. So it is saying that global surface temperatures have over 0. 0.9 degrees Celsius, rather 1.0.9 degrees Celsius higher in 2011 and 20 than between 1850 to 1900. There is a larger increase over land than over the ocean. Methane and nitrous oxide have reached the highest level than any time in the last 8 lakh years. Global mean sea level has increased by 0.2 meter
between 1901 and 2018. So agriculture productivity may have increased, but climate change has slowed this growth. A global warming scenario is likely to not to reach 5 degrees Celsius, 5 degrees Celsius, even under the very low global house. This is 1.5 degrees Celsius, not 5 degrees Celsius, under the very low grown greenhouse gas emission scenario. Heat waves and droughts are going to be more frequent now. The extreme weather events, which were one in 100 year extreme sea level events, they will now start occurring annually now. So how India's compensatory afforestation policy is at odds with this report? So this compensatory afforestation, you know that it aims to promote afforestation and regeneration activities. So whenever you cut a forest or transfer it to non-forest use, it is your responsibility that you compensate by making or afforestation somewhere else. Okay, you want to see that you are making a net zero effect on the environment. But the report is saying that once you degrade the existing ecosystems, you do more harm than you can lower the impact by afforestation. So once the forest land is diverted, that land can no longer provide its historical ecosystem services, or nor it can host biodiversity. So this is basically questioning the compensatory afforestation policy of the Indian government. So the next topic is exercise Konkan 2023. This topic is important for your security section. Konkan 2023 is a bilateral maritime exercise between Indian Navy and UK's Royal Navy, and it is held annually between the two navies. So the next topic is exercise Vayu Prahar. This is again important for your security section. Indian Army and Indian Air Force have recently conducted a joint exercise called Vayu Prahar, and it's a multi-domain air-land exercise. It has been held this time in the Eastern Theatre. So the next topic is Arudhra Radar. This topic is important again for your security section. Defense Ministry has recently signed a contract with BAIL for the purchase of Arudhra Radar. It's a medium power radar which has been developed by DRDO, but it is being manufactured by BAIL. It has a 4D. It has 4D functions. It is having a rotating active phased array antenna, which can basically enable the radar to detect even low observable targets at a very long range. So the next topic is Sagar Manthan dashboard. This topic is again important for your economy section and governance section too. So Union Ministry of Ports, Shipping and Waterways has recently launched this Sagar Manthan dashboard. It's a real-time performance monitoring dashboard of the ministry, which has integrated all data related to the particular ministry. So it has been completely developed in-house, and it has certain features like data visualization, real-time monitoring, improved communication, data-driven decision making, increased accountability with respect to the projects which are being implemented by Ministry of Ports. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.